आपका बैंक आपके साथ स्कैम कर सकता है। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, बैंक तो सबसे सिक्योर जगह होती है हर चीज़ रखने के लिए। जी नहीं, ये सिर्फ हमारा वहम है कि बैंक सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह है, और स्पेशली प्राइवेट बैंक। जो पब्लिक बैंक होते हैं, यानी कि उनमें SBI में चले जाओ या फिर पंजाब नेशनल में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं प्राइवेट बैंक की तरफ। और प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो यहाँ धोखाधड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं ना कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। एक इसी तरह का केस हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा को बोल दिया गया कि अब आप कोई भी नया क्लाइंट अपनी ऐप पे नहीं लेके आएंगे, और इतनी बड़ी सज़ा इनको मिली। क्यों? अब आप कहोगे कि यार ये बड़ी सज़ा थोड़ी है। इनको तो इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो इनका पैसा है ना, वो दूसरे, मतलब जो इनके पास क्लाइंट्स हैं ना, वो इनका पैसा दूसरे बैंकों में चला जाए, और या फिर इस बैंक को बिल्कुल ही एक नया नाम दे देना चाहिए, किसी और को हैंडल करने के लिए दे देना चाहिए कि अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं रहा। इन पे बैन तो इतना बड़ा लगना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्या बैन लगा कि आप अपनी ऐप पे नए लोग नहीं ला पाएंगे। तो ये तो कुछ और गड़बड़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे, क्या स्कैम था, उसके बारे में जान लेते हैं पहले पार्ट के अंदर। तो अगर मैं पहले पार्ट को नाम देना चाहूँ ना, तो वो ये नाम बनेगा कि स्कैम का जन्म। कि स्कैम का जन्म हुआ कैसे। देखो, सबसे पहले इन्होंने एक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ऐप लेके आए BOB के नाम से। अब इस एप्लीकेशन पे ये चाहते थे कि बहुत से ज़्यादा लोग आएँ। तो इन्होंने दो स्ट्रैटेजी अपनाई जो हर कोई अपनाता है, पुल और पुश स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपको ऑफर्स दिए जाते हैं और क्लाइंट को अपनी तरफ खींचा जाता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे पेमेंट करने पे इतना ऑफ मिलेगा, ये चीज़ करने पे इतना ऑफ मिलेगा, तो चलो भाई, अब मैंने देखा कि चलो यार बहुत बढ़िया है, तो हम इनकी तरफ खींचे चले गए और हमने डाउनलोड कर लिया है। जैसे पहले गूगल पे देता था या पेटीएम देता था, कैशबैक दे दिया, तो इन सब ऑफर्स पे सब खींचे चले जाते हैं, मोस्टली लोग खींचे चले गए। लेकिन अब देखो, ये भी नहीं होता कि हर कोई नई ऐप देगी और आप करने लग जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी एक लिमिट तक ही काम करती है। तो अब आती है पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी मतलब धकेला जाता है और अपने जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनको बोला गया कि भाई टारगेट पूरा करो। अब टारगेट दे दिया गया इतना बड़ा और पूरा हो रहा था इतना। तो ये इतना जो बड़ा गैप था, ये पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और तो लगे हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय। अब हुआ क्या कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, और सिर्फ प्रेशर नहीं, मतलब आप ये लगा लो, इन लोगों को गालियां तक दी जाती थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया। और तब जाके इन लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, किसी तरह तो काम करना पड़ेगा, अगर बैंक में अपनी नौकरी बचानी है, यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो अब इस सर्वाइवल की वजह से जन्म हुआ किस चीज़ का, एक स्कैम का, जिसने ना सिर्फ लोगों के पैसे लूटे, लोगों का विश्वास भी पूरी तरह से टूट गया इस बैंक के ऊपर। और बहुत से लोगों को मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ, ताकि उन लोगों को भी ये पता लगे कि इस बैंक ने क्या काम किया है, ताकि और लोग इस बैंक में नया अकाउंट ना ओपन करवाएं। अब पूरा का पूरा स्कैम क्या था, तो नेक्स्ट पार्ट में उसकी बात कर लेते हैं। अब ये स्कैम दो तरीके से हुआ। तो सबसे पहला तरीका था कि एक एम्प्लॉय ने क्या करा, दिमाग लड़ाया, तो उसने ना एक क्लाइंट्स की लिस्ट निकाली, ठीक है, जिसमें उनके नंबर लिंक नहीं थे। तो उसने क्या करा, दूसरों के नंबर डालना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट था और उसमें कोई नंबर लिंक नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसमें अपना नंबर डाल दिया, दोस्त का डाल दिया, वहाँ काम करने वाले का डाल दिया, किसी का भी नंबर डाल के वहाँ पे ऐप डाउनलोड करी और एक्टिवेट कर दिया। हो गया क्लाइंट एक्टिवेट, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये चीज़ होनी शुरू हुई। तो ये दो स्टेप में काम हो गया। पहले वो क्लाइंट ढूंढो जिनका बैंक अकाउंट नंबर उनके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है, और अपना बहुत बढ़िया काम करो। सेकंड चीज़ इन्होंने क्या करी कि ये कस्टमर को कॉल करते थे, और बहुत सारे कस्टमर्स जो ओल्ड एज के थे या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो छोटे छोटे फ़ोन चलाते हैं, कीपैड वाले फ़ोन, उनसे बोला कि आपको बहुत ज़्यादा ऑफर आएंगे, आपका बैंक अकाउंट नहीं तो बंद हो जाएगा, आप मुझे अपनी सिम दे दीजिए, मैं ऐप डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये उनकी सिम लेके क्या करते थे, अपने फ़ोन में डाली और उनके नंबर से OTP आया, रजिस्टर किया और हो गई ऐप डाउनलोड, और वापस उनको उनकी सिम डाल के दे दी। और अब जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ओल्ड एज लोग, वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते थे इन लोगों पे। क्यों? ये माताजी ये करके हाथ जोड़ के जब काम करते हैं, तो बेचारा बड़ा बंदा भी सोचता है कि ठीक है यार, सच बोल रहा होगा। लेकिन ये चीज़ तो सिर्फ एक बैंक में हुई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो उस पूरे रीजन का, जोन का मैनेजर था, उसने सभी बैंकों में, उसके अंडर 10 बैंक आते थे, तो उसने सभी बैंकों में ये काम कराना शुरू कर दिया। अब उस एरिया का मैनेजर जब अगर कहीं दूसरी जगह गया, तो उसने वहाँ पे भी ये चीज़ बताई, तो उन्होंने भी ये शुरू कर दी। तो गुजरात, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह पे धीरे धीरे, यूपी, धीरे धीरे ये चीज़ें फैलती इतनी फैल गई, और ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हो गया, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी निकाल लिए गए। और वो पैसे कितने थे, वो नेक्स्ट पार्ट में देखिए।
थर्ड पार्ट में मैं इन्वेस्टिगेशन के 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो इनसे पूछे गए थे। सबसे पहले ये पूछा गया था कि क्या कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट है, 2-3 बैंक अकाउंट जिनके साथ सेम नंबर अटैच हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हर बैंक अकाउंट के साथ एक डिफरेंट फ़ोन नंबर अटैच है। ठीक है, तो जब छानबीन की गई तो सामने आया कि 47 बैंक अकाउंट के साथ एक ही फ़ोन नंबर अटैच था। उसके बाद इन्होंने पूछा कि चलो भाई, अब ये तुमसे गलती तो हो गई, लेकिन क्या फ़ोन नंबर अपने वाले अटैच करने के बाद पैसा निकालना कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि OTP तो उसी नंबर पे आएगा और 47 बैंक अकाउंट उससे अटैच हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं जी, पैसे तो नहीं निकाल सकते, ये तो बस अटैच हो गए तो अलग हो गए। लेकिन उसकी मदद से 22 लाख रुपए धीरे धीरे बहुत सारे बैंक अकाउंट से निकाले गए थे और 22 लाख तो सिर्फ सामने आ पाया था। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा कि ठीक है भाई, आपने ऑडिटिंग कैसे कराई, मतलब ऑडिट कैसे कराया इस चीज़ को। क्योंकि टीम क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को पता है मेरी कंपनी में दिक्कत आ रही है, मेरे लोग जो 2-4-5 लोग बैठे हैं ये कुछ घपला कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं इन लोगों को बोलूँ कि यार तुम आपस में चेक करो कि कौन क्या घपला कर रहा है, तो अब सब तो घपलेबाज हैं, मुझे क्या बताएंगे। तो इंटरनल ऑडिट का कोई वो नहीं होता, मैं कैसे मर्जी मैनिपुलेट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑडिट भी इंटरनल ही हुआ था। अब इंटरनल ऑडिट में भी बहुत सारे क्वेश्चन सामने आए जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। अब ऑडिट जब हो गया तो इनसे 2 क्वेश्चन पूछे गए कि भाई नेट बैंकिंग लोगों ने ऑन करवाई थी, जो तुमने उनकी सिम लेके डाल के ऑन कर दिया, या फिर चलो अपने नंबर डाल दिए, वहाँ तो स्कैम हो गया। जो तुमने किसी की सिम लेके नेट बैंकिंग उसमें ऑन कर दी, तो तुम्हारे पास क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि नेट बैंकिंग ऑन कराने के लिए आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, पुराने फॉर्म उठाए और लोगों के साइन करवाने शुरू कर दिए और उस पर बैकडेट डाल के अपना काम चलाने लग गए। अब ये तरीका बहुत आसान नहीं था, क्योंकि लोग इतनी आसानी से साइन नहीं करते थे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, और जिसको नेट बैंकिंग ऑन ही नहीं करानी वो क्यों करेगा। तो ये चीज़ इनकी ज़्यादा जब सफल नहीं हुई तो इन्होंने क्या करा, खुद नकली साइन मारना शुरू कर दिए। ये कुछ ऐसा US में भी हुआ था, जब उन्होंने बैंक अकाउंट नए ओपन करने थे तो उन्होंने खुद ही साइन करके खुद ही डॉक्यूमेंट, गलत आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब करना शुरू कर दिया था। तो रूरल एरियाज़ में सिर्फ 22 लाख ही पकड़ा गया। और सबसे बड़ा जो मजाक हुआ इस पूरे सिनारियो में वो ये कि सिर्फ और सिर्फ जो बैन लगा ना, वो ये लगा कि आप अपनी ऐप पे नए लोग शामिल नहीं कर सकते। आप अकाउंट ओपन करवाओ, सब करवाओ, ठीक है। तो ये इतनी घटिया चीज़ थी ना मेरे हिसाब से, कि क्योंकि इतने बड़े लेवल पे स्कैम हुआ, ठीक है, और सज़ा सिर्फ इतनी सी। तो मेरे हिसाब से ये सज़ा बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ताकि और बैंकों को और लोगों को काफ़ी सबक मिले। सेबी हो गया, RBI हो गया, इतनी बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स नहीं देता, जबकि करोड़ों रुपए के स्कैम हो जाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की सीरीज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।